मेरे पास ये दो पेज हैं, ये राम है ये श्याम है, दोनों बिछड़ गए थे। अब अगर इनको मिलाना है तो क्या मैं बीच में से हवा मारूं तो ये मिल जाएंगे? लोग कहेंगे बाबा जी अगर आपने बीच में से हवा मारी तो ये दूर हो जाने चाहिए। चलिए ट्राई कर लेते हैं। हवा मारी तो ये दूर नहीं हुए, ये पास हुए। अगर कहीं पर पानी बहुत तेजी से बह रहा है और कहीं पर पानी स्लोली जा रहा है, तुम कहां से अपनी गाड़ी निकालना पसंद करोगे? जहां से पानी बहुत तेज बह रहा है या जहां से पानी बहुत स्लो बह रहा है? ध्यान से दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज प्रिंसिपल, जहां पर आपको मिलने वाले हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है और सबसे अच्छा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में तुमको इसको समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे 100% यकीन है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आने के चांसेस भी बनते हैं। तो पहले तो अपन समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। हम लोगों ने कितनी बार अपने गार्डन में पानी देते टाइम या गाड़ी धोते टाइम पाइप के आगे ऐसे टैप किया और अचानक से तेजी से पानी निकलना स्टार्ट हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है और ये हमसे ये कहता है कि जितना मास पर सेकंड यहां से एंटर करेगा उतना ही मास पर सेकंड ट्यूब के दूसरी साइड से बाहर आ जाएगा। अब लोग कहेंगे बाबा जी वॉल्यूम की बात भी कर सकते हो, आप यहां पे मास की बात क्यों कर रहे हो? भाई लिक्विड अगर मेरे पास इनकंप्रेसिबल है तब आप वॉल्यूम भी बोलो, जितना वॉल्यूम अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। मगर अगर मैंने बोला कि भैया मेरे पास तो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, तब क्या करूंगा? लिक्विड के केस में तो ठीक है, फ्लूइड के केस में क्या होगा कि कंप्रेसिबल है, कंप्रेस भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोगों को यहां पर ज्यादा अच्छा टर्म है मास पर बात करना। मगर जब भी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उस केस में हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। पहला अजम्पशन है द फ्लूइड इज फ्लोइंग इन द ट्यूब इज नॉन विस्कस, मतलब कि एक दूसरे के फ्लो को कोई रोक नहीं रहा है, नॉन विस्कस है। दूसरी चीज फ्लो इज इनकंप्रेसिबल, भाई वही बीच में कंप्रेस कुछ नहीं हो रहा है। द फ्लो इज स्टडी, मतलब कंटिन्यूअसली यहां पर अपने पास यूनिफॉर्मली यहां पर फ्लो होता चला जा रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि यहां से अगर फ्लो जा रहा है तो बहुत सिंपल है कि भैया यहां से कितना मास पर लिक्विड, यहां से मास पर लिक्विड इन इज इक्वल टू दूसरे वाले सेक्शन से मास पर लिक्विड कमिंग आउट पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब ये बात भी समझ में आ गई कि मास पर सेकेंड जो इन होगा मास पर सेकेंड उतना ही आउट होने वाला है। मास इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं, देखो गौर से, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, तो अगर मेरे पास ये एरिया ए है और ये लेंथ मेरा लिक्विड एक्स चला तो इसने कितना वॉल्यूम कवर किया होगा? तो आप कहोगे कि वॉल्यूम को लिख देते हैं हम एरिया इंटू लेंथ। अगर इसने x1 लिखा है तो x1 लिख दो। तो मैं यहां पर मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू लेंथ, और इसी का मैंने यहां पर यूज किया। मैंने क्या यूज किया? मैंने यहां पर बहुत सिंपल तरीके से ये चीज लिख दी कि मास जो था वो हो जाएगा रो, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए इंटू x1। एरिया यहां का a है और यहां पे आगे कितना चला? ये x1 आगे चला। अच्छा एक चीज ये समझ में आ गई, आपने यहां रो 1 क्यों लिया? अभी मैं फिलहाल मान लेता हूं कि ये कंप्रेसिबल है, आगे जाके मैंने कंडीशन लगा दी इनकंप्रेसिबल है। अच्छा अब यहां पर अगर मैं देखूं तो जो लिक्विड आउट हो रहा है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू लेंथ, रो 2 इंटू A2 इंटू x2। अब क्या यहां पर रो 1 कांस्टेंट है? क्या एरिया भी कांस्टेंट है? क्या रो 2 कांस्टेंट है? क्या एरिया भी कांस्टेंट है? तो ये रो 1 इंटू A1 और रो 2 इंटू A2 तो यहां से बाहर आ जाएंगे डिफरेंशिएशन से या फिर चेंज से। यहां पर क्या बचा मेरे पास? डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा t। ये क्या है? ये इतना फ्लूइड यहां पर चला, x1 यहां पर चला, तो ये पर सेकेंड चल रहा है ना। सो डेल्टा x1 इज बेसिकली वेलोसिटी या स्पीड कहूं मैं यहां पर कि भैया इतनी डिस्टेंस चला, x1 डिस्टेंस चला,
टी टाइम इंटरवल में, तो डेल्टा x1 अपॉन डेल्टा टी मेरे पास आ जाएगी उसकी स्पीड इनपुट की अंदर आते टाइम, यानी कि यहां की वेलोसिटी v1 हो गई मेरे पास डेल्टा x1 बाय डेल्टा टी, और ये डेल्टा x2 बाय डेल्टा टी हो गया मेरे पास आउट की वेलोसिटी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये मेरे पास इनकंप्रेसिबल है, तो रो1 और रो2 दोनों बराबर होंगे, मतलब दोनों साइड डेंसिटी बराबर होने वाली है, तो रो1 और रो2 कैंसिल हो गए, तो क्या मिला a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2, दैट्स इट, कहानी खत्म हो गई अपने पास। मतलब कि एरिया इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है फॉर नॉन विस्कस इनकंप्रेसिबल फ्लूइड जो स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, उसके लिए एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अब आप कहोगे बाबा जी आंसर करो इस बात का कि जहां से पानी तेज बह रहा था मैं वहां से गुजरूं, या जहां से पानी धीमे जा रहा था मैं वहां से गुजरूं, कहां से गुजरूंगा? तो भाई रोड है मेरे पास। अब आप खुद समझो अच्छे से, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा लिक्विड फ्लो हो रहा था यहां पर, अब अगर लिक्विड फ्लो हो रहा था तो इस सेक्शन में यहां पर एरिया A1 है और यहां पर एरिया A2 है। अब हमने तो ये कहा A इंटू वी इज अ कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो यहां पर एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने से वेलोसिटी कम हो गई, मतलब कि जहां पर रोड में पानी का रफ्तार जो है, पानी की जो स्पीड है वो स्लो है, वहां एरिया ज्यादा है, मतलब गड्ढा ज्यादा गहरा है, तुम ज्यादा खतरनाक तरीके से इसमें बम्प करने वाले हो या गिर जाने वाले हो। इसीलिए जब भी कहीं पर अगर रेनी वाटर जा रहा है तो जहां थोड़ा तेजी से निकल रहा है ना वहां से निकल जाओ, बहुत तेज की बातें भी नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। इसीलिए कहा जाता है डीप वाटर रन्स स्लो, मतलब कि जहां पर पानी गहरा होगा वहां पर स्लो चलेगा, जहां पर गहराई थोड़ी कम होगी मतलब एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन वाइज देखे जाए तो एरिया कम होते ही वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए ध्यान से दोस्तों, डीप वाटर रन स्लो, जिस बंदे को नॉलेज होता है, जिस बंदे के अंदर चीजें होती हैं, जिसके अंदर गहराई होती है, वो हमेशा आपको ठंडा दिखेगा, स्लो दिखेगा। आपको लगेगा ये स्लो है बट वो स्लो नहीं है, वो गहरा है। फिजिक्स अपन को बहुत सारी और चीजें भी सिखाती है लाइफ की। चलिए अब आते हैं अपन एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड इन अ स्टडी फ्लो। भाई बेसिकली मेरे पास तो वही चीजें हैं बताने के लिए, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होगी, चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर पोजीशन, शेप, साइज कुछ हाइट के कारण है तो उसके पास कौन सी एनर्जी आने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक हो गई काइनेटिक, एक हो गई मेरे पास पोटेंशियल। काइनेटिक हो गई, पोटेंशियल हो गई, तो अब क्या बचा मेरे पास? अब यहां पर क्योंकि देखो एक्चुअली में अगर अपन देखें तो जब नल आ रहे होते हैं, पानी आता है, तो ऊपर टैंक में पानी कैसे जाता है? तो आप क्या करते हो? आप बेसिकली एक मोटर लगाते हो। मोटर क्या करती है? सक करती है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है, और उसकी वजह से वो पानी को, एक बता ना प्रेशर नहीं आ रहा आज यार, प्रेशर नहीं आ रहा आज, वो वाला प्रेशर नहीं, ये मोटर के प्रेशर की बातें कर रहा हूं मैं, तुम गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। सो प्रेशर नहीं आ रहा मतलब कि आज पानी में प्रेशर नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करते हो भाई? अपन बोलते हैं यार यार थोड़ा सा शायद वो पानी का ऊपर स्पीड कम है इसलिए प्रेशर नहीं आ रहा है ढंग से, मतलब एक्चुअली वो जो मशीन होती है वो सक कर रही होती है पानी को और ऊपर की तरफ फेंक रही होती है। सो बेसिकली यहां पर जो वर्क हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस के कारण हो रहा है। तुम्हारे हाथ में एक बलून है, तुमने एक साइड प्रेशर बढ़ाया तो बलून क्या होगा? उसकी जो एयर है वो कहां भागेगी? दूसरी साइड भागेगी ना, जहां पर प्रेशर कम है। ऐसा ही होता है ना। हां, तुमने अगर हर तरफ से उसको दबा के फोड़ दिया उसको तो अलग अलग बात है, अदरवाइज यहां पर तुम्हारे साथ फ्लो क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई वहां पर प्रेशर डिफरेंस है, इसीलिए। तो यहां पर एक नई एनर्जी अपन बात करने वाले हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होगी? सो प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मतलब बेसिकली चेंज इन वॉल्यूम है ये। सो अगर आपसे कोई कहे कि नहीं 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 मुझे समझना है ये प्रेशर एनर्जी कैसे है, एनर्जी, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि भैया वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं देखूं तो मैं लिख सकता हूं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया को इधर ले आया तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, और एरिया इंटू लेंथ क्या बन जाएगा? वॉल्यूम। तो अल्टीमेटली प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम मेरे पास जो बनेगा वो वर्क डन ही हुआ ना। तो ये प्रेशर के कारण है, इसीलिए अपन इसको बोलने लग गए हैं प्रेशर एनर्जी। चलो अब एक बात तो समझ में आ गई है अपन को कि प्रेशर एनर्जी पीवी है। हम मगर जब लिक्विड या फ्लूइड की बातें कर रहे होते हैं दोस्तों, तो हमारे सामने एक दिक्कत है, और वो दिक्कत क्या है? हमारे सामने दिक्कत यह है कि भाई कैसे निकालोगे यार मास? तुम यहां डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, मास नहीं।
तो इसीलिए जब भी हम लोग लिक्विड की या फ्लूइड की बातें करते हैं तो हम लोग एनर्जी जब निकाल रहे होते हैं तो या तो वो पर यूनिट मास निकालते हैं या फिर पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। अगर पर यूनिट मास निकालेंगे तो इस चीज को मास से डिवाइड कर दो। जैसे ही मास से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आने वाला है, ये तुम्हारे पास आने वाला है, मास से जब डिवाइड करोगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये v²/2 वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, जी भी आएगा ऑब्वियसली पिक्चर में। और अगर अपन देखें यहां पर तो इसमें अगर मैं तुमसे कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास कर दिया तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा h gh, क्योंकि g तो है ही पहले से। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे तो भाई मैंने यहां पर मास से डिवाइड कर दिया, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, मगर यहां पर बनेगा वॉल्यूम अपॉन मास, यानी कि 1 अपॉन डेंसिटी, तो p/ρ हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मुझे पर यूनिट मास नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा, मास अपॉन वॉल्यूम बन जाएगा डेंसिटी, सो ये हो जाएगा ½ ρv²। अगर मैं यहां पर देखूं mgh बाय वॉल्यूम तो v, मास बाय वॉल्यूम क्या बन गया, डेंसिटी ρgh। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे ये pv है, pv अपॉन v, v से v उड़ गया यानी p बचा। सो ये जो मेरे पास निकल कर आई हैं ये एनर्जी हैं किसी भी फ्लूइड की जब वो स्टडी फ्लो में है, और साथ में काइनेटिक पोटेंशियल हमें पता था, हमने प्रेशर एनर्जी भी समझा, पर यूनिट मास क्यों समझा ये समझ में आना चाहिए था, पर यूनिट वॉल्यूम क्यों समझा ये भी समझ में आना चाहिए था। एंड आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बात अगर क्लियर है कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली इन सब चीजों को समझने के बाद अब जैसे कि कभी तूफान आता है कहीं पर, जब तूफान आता है तो होता क्या है, होता यह कि घर की छत उड़ जाती है। ऐसा कैसे हो गया, मैं गाड़ी तेज चलाऊं तो मेरी सर की टोपी उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है, वो उड़ती नहीं है, वो एक्चुअली ऊपर उड़ जाती है। और मैं बताने वाला हूं तुमको ये बर्नौली की मदद से। जब किसी बॉलर ने एक स्पिन की बॉल फेंकी तो अपन सोचते हैं, जब अपने हरभजन भज्जी पाजी जब बॉल फेंकते थे तो निकलता था बैट्समैन बाहर कि आज तो छक्का ही पड़ने वाला है। पता चला जब वो आगे निकला उसने सोचा बॉल यहां गिरने वाली है, बॉल पहले ही गिर के और वो आउट हो जाता था, क्योंकि गेंद गिरने के बाद जब स्पिन होती थी तो फिर वो बल्ला ढूंढता ही रहता था गेंद कहां जाने वाली है, बट वो समझ में नहीं आती थी। तो ये जो मैग्नस इफेक्ट है ये सब के सब एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, और वो प्रिंसिपल है मेरे पास बर्नौलीज प्रिंसिपल। दोस्तों, बर्नौली साहब ने क्या बोला, अगर आपके पास नॉन विस्कस फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल है, स्टडी फ्लो में है और कोई फ्रिक्शनल विक्शन कहीं ना, मतलब कुछ भी लॉस नहीं है अपने पास, तो उस केस में किसी लिक्विड की सारी एनर्जीज का जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। सारी एनर्जीज कौन सी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी, या तो पर यूनिट वॉल्यूम लोगे या पर यूनिट मास लोगे, दोनों एक्सप्रेशन वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हेन अ नॉन विस्कस एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लोज स्टडीली इन अ स्ट्रीमलाइन, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास और पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि जब मेरे पास इनकंप्रेसिबल पास पास आने वाली कहानी नहीं है, और क्या है, नॉन विस्कस, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, उस केस में सारी एनर्जी का जो सम है, यहां से गए यहां से बाहर, सारी एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट बना रहेगा। अब इस बात को तो दिमाग में अपन ने बैठा लिया कि हाँ यार बाबा ये आप बात तो सही कर रहे हो, प्रूव करके दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम का आउट क्वेश्चन है। अगर मैं इस समय कहूं यहां पर खड़े होकर कि 100 स्कूलों का इस समय फाइनल एग्जाम होगा, तो 99 स्कूलों में ये एग्जाम में आ रहा है आपके। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल वालों ने कट शॉट ना कराओ फ्लूइड को, जो कि 99.9% नहीं करते हैं। तो बर्नौली आपके स्कूल में आ रहा है, 5 मार्क आपको देके जाने वाला है, तो ये करना ही है, और बहुत सिंपल तरीके से इसको करवाता हूं। भाई ये मेरे पास एक ट्यूब है, इसकी यहां पर हाइट h1 है, इस सेक्शन में इसकी हाइट h2 है, यहां से v1 वेलोसिटी से एंटर करा और यहां v2 वेलोसिटी से बाहर हुआ। यहां का एरिया मेरे पास A1 है, यहां का एरिया मेरे पास A2 है, यहां प्रेशर P1 है, ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तुमने ज्यादा प्रेशर नीचे लगा के रखा होगा, तभी तो वो ऊपर वाली साइड से वो वाटर पहुंचेगा। बताओ भाई, कोई अपने आप ऊपर जाएगा क्या? भाई कोई मुझसे कहे कि अपने आप तुम पहुंच जाओ ऊपर, तो नहीं जाऊंगा ना यार ऊपर। कोई मुझे जब तक नीचे से धक्का देके भाई चल निकल ऊपर, तो पानी भी ऐसा ही है, वो उस पाइप के अंदर था, मगर वो ऊपर तभी जाएगा जब तुम क्या क्रिएट करोगे, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे। तो यहां प्रेशर P1 है और यहां पर प्रेशर P2 है। अब
जैसा मैं हर बार देता हूं बूटी, इस बूटी से ये 2 पेज का डेरिवेशन तुम्हारे लिए 2 लाइन का होने वाला है। तुम्हें सिर्फ इतना ध्यान रखना है और एक ही लाइन में ये पूरा डेरिवेशन खत्म हो जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि बर्नौली इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो वर्क डन करेगा, कौन करेगा वर्क डन? कौन करेगा? काइनेटिक एनर्जी तो वर्क डन नहीं कर रही यहां पे, पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क डन नहीं कर रही। पानी को ऊपर कौन फेंक रहा था बताओ? कौन फेंक रहा था ऊपर? प्रेशर। तो कौन सी एनर्जी यहां पे वर्क करेगी? प्रेशर एनर्जी वर्क करेगी, जिसकी वजह से ये लिक्विड पहुंचेगा ऊपर। उसकी क्या बदलेगी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो बस इतना ध्यान रखना है। और अपन अब भी हाल पढ़ के आए हैं कि डेल्टा एम बाय डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? ए वी रो। कैसे लिखा था? मास को अपन लोग लिख रहे थे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो इंटू ए एक्स। तुम लोग ने पक्की बात है कि घर जाके इसको देखने वाले तो तुम लोग हो नहीं, है ना? जब तुम देखने वाले नहीं हो दोबारा से इसको, तो मैं तुमको यहीं पे दोबारा से एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल्टा एम बाय डेल्टा टी क्या लिखूं इसको? इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा एम बाय डेल्टा टी ऑफ रो इंटू वॉल्यूम। अब रो को बाहर कर दिया, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। वॉल्यूम को लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं देखूं तो रो ए लेंथ डेल्टा एल बाय डेल्टा टी, इसको अपन लिख देंगे वेलोसिटी। और अगर देखूं तो मैं हो गया डेल्टा एम बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू रो ए वी। और अगर सिर्फ मास की बात करूं तो डेल्टा टी को भी उधर ले जाओ, रो ए वी इंटू डेल्टा टी। इसको तुम्हें ध्यान रखना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अपन ने समझ लिया था A1V1 इज इक्वल टू A2V2। अब यहां पर देखो भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा मेरे पास? डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर, बाद वाली माइनस पहले वाली। और मास को मैं क्या लिख सकता हूं? मास को मैं लिख सकता हूं एरिया इंटू वेलोसिटी, क्योंकि m2 है तो A2 इंटू V2 इंटू रो इंटू डेल्टा टी। अभी सिखाया मैंने कि डेल्टा एम बाय डेल्टा टी को, या यहाँ तो एम ही है, तो मैंने इसीलिए यहां पर इस डेल्टा टी को भी इधर ले आया, तो ए वी रो डेल्टा टी। तो m2 की जगह पर लिख दिया A2 V2 रो A2 V2 स्क्वायर, माइनस m1 की जगह पर लिख दिया A1 V1 रो इंटू डेल्टा टी। रो क्यों सेम ले रहा हूं? क्योंकि इनकंप्रेसिबल है। अच्छा, अब यहां पर देखो गौर से, हाफ A1, क्या A1 V1 और A2 V2 एक जैसे हैं, सेम है? तो मैंने A2 V2 की जगह भी लिख दिया A1 V1, तो हाफ A1 V1 रो डेल्टा टी, ये कॉमन आ गया, ये बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ जरा पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। mgh2 यहां का mgh2 माइनस mgh1। मैंने कहा ठीक है, mgh2 माइनस mgh1। अब अच्छा, m2 और m1 अलग अलग एंड पर थे। m को क्या लिख दिया? वही A2 V2 रो डेल्टा टी। m1 को क्या लिख दिया? A1 V1 रो डेल्टा टी। बाकी GH2 और GH1 तो पहले से ही थे। अब यहां पर देखो, A1 V1 और A2 V2 दोनों बराबर होंगे, तो पूरे में से कॉमन क्या आ गया? इस A2 V2 की जगह भी A1 V1, A1 V1 रो डेल्टा टी कॉमन, क्या बचा? H2 माइनस H1। अब ये 2 इक्वेशनें बन चुकी हैं। काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए? वर्क डन। किसने किया था वर्क डन? कहां प्रेशर ज्यादा था? मैंने बोला था ना, यहां इनपुट में ज्यादा था। तो अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों, तो वर्क डन की जब अपन बात करेंगे तो वर्क डन क्या होगा? सो वर्क डन हो जाएगा पीवी, मगर इनपुट का ज्यादा था, इसीलिए P1 V1 माइनस P2 V2 ये आपका वर्क डन होगा, क्योंकि P1 V1 इनपुट पे, P2 V2 आउटपुट पर है। ऑब्वियसली इनपुट वाला ज्यादा था, बचा हुआ कम होगा। तो जो बचा हुआ है, इनपुट में ज्यादा लगाया, बचा हुए को अगर माइनस कर दिया तो ये पता चल जाएगा ना कि कितना कम हुआ। और वो जो वर्क, जो अपनी प्रेशर एनर्जी में कम ही हुई, वही तो वर्क डन है। और वो किसके फॉर्म में गया? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के फॉर्म में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो यहां पर मैंने वर्क डन को लिख दिया P1 V1 माइनस P2 V2, और वॉल्यूम को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? A1 V1 डेल्टा टी। बस रो ही तो नहीं आएगा भाई, मास होता है क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हटा दो तो वॉल्यूम वॉल्यूम वाला ही तो बचा। तो V1 कितना आ गया? A1 V1 रो डेल्टा टी। V2 कितना आ गया अपने पास? A2 V2 डेल्टा टी। अब A1 V1 तो बराबर है A2 V2 के, तो A1 V1 कॉमन आ गया, तो A1 V1 डेल्टा टी बाहर हो गया। क्या बचा? P1 माइनस P2। अब अगर आपसे मैं यहां कहूं
तो आप गौर से देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया ना अपन ने, वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। जैसे ही मिला तो वर्क डन तो ये हो गया A1 V1 डेल्टा टी P1 माइनस P2। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये लिखा हुआ है, क्या था A1 V1 रो डेल्टा टी बाई टू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी A1V1 रो डेल्टा टी H2 माइनस H1। क्या यहां पर A1V1 रो डेल्टा टी, क्या यहां पर A2V2 रो डेल्टा टी, क्या यहां पर A1V1 डेल्टा टी, तो A1V1 डेल्टा टी, A1V1 डेल्टा टी, A1V1 डेल्टा टी कैंसिल, क्या बचेगा P1 माइनस P2। यहां पे यहां क्या बचेगा अपने पास G रो H2 माइनस H1, G रो H2 माइनस H1। यहां क्या बचेगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, लिख दिया मैंने। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आ गया, रो GH2 माइनस रो GH1, ओपन कर दिया, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। वन वाले दोनों माइनस के थे, ये वाले को भी इधर ले आए और ये वाले को भी इधर ले आए, तो ये हो गया P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो वन V1 स्क्वायर। P2 को उधर ले गए, P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यानी कि प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट इनपुट, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट आउटपुट, दोनों का सम बराबर है। मतलब कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास का सम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। और यहां आपकी प्रूफ हो चुकी है बर्नौली। अगले वीडियो में हम लोग बर्नौली के कुछ एप्लीकेशंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए एप्लीकेशंस के साथ। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।